तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अब जो डायग्राम आप देख रहे हो, here we are drawing a diagram of a square threaded screw in which we have indicated the value of L, small p, DC, dm and d. So these are the basic parameters that we have to know. देखिए अब यहाँ पर आपका जो पैरामीटर्स की बात करें तो सबसे पहला पैरामीटर आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है दैट इज स्मॉल p, है ना। या फिर मैं पहले सबसे पहले इसका बेसिक जो डायमीटर्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए जब हम किसी भी स्क्रू का या पावर स्क्रू का जिसपे थ्रेड किया हुआ है उसके एनालिसिस करेंगे तो हमें तीन चीजों पे फोकस करना है, उनके जो तीन डायमीटर है उन पर फोकस करना है। सबसे पहला डायमीटर इसका होता है ये वाला आउटर डायमीटर, जिसको आप मेजर डायमीटर बोल दीजिए या इसको कहीं कहीं नॉमिनल डायमीटर भी लिखा हुआ होता है। तो सारी चीजें सेम है, कुछ अलग से नहीं है। उसके बाद एक आपका रूट डायमीटर होता है जहां पर आपका मिनिमम डायमीटर होगा यहां से लेकर यहां तक जो इंडिकेट किया हुआ है, जिसको इंडिकेट किया है यहाँ पर डीसी से। सो डीसी का मतलब यहाँ पर है कोर डायमीटर से, CORE कोर डायमीटर, है ना, कोर डाया। और एक लाइन आपको यहाँ पर मिडिल में दिख रही है दोनों के डीसी और डी के, दैट इज द इंडिकेट द वैल्यू ऑफ डीएम। तो इट मींस द मीन डायमीटर ऑफ पावर स्क्रू या स्क्रू थ्रेड्स। तो अब यहाँ पर ये तीन डायमीटर हैं। जनरली जब हम कोई भी डिजाइन करते हैं या हम जब भी कोई एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस के केस में हमें उसका मीन डायमीटर फाइंड करना होता है, ठीक है। और जब मीन डायमीटर फाइंड करना होता है तो हमारे पास देखिए यहाँ पर दो फॉर्मूले बन सकते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। क्या बन सकते हैं? दो फॉर्मूले बन सकते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा कि मैं यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर इसमें रिप्रेजेंट नहीं करने वाला। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी हम डीएम की बात करेंगे तो डीएम कैन बी डिफाइंड एज, ये थोड़ा सा कैपिटल डी बोल दिया मैंने, ऐसे स्मॉल डी लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होने वाली बात है ना, डी स्मॉल डी एम। और मैं टाइप कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा दिक्कत आएगा इसमें, है ना। तो वो डी एम एम मतलब नीचे है, याद रखना इस चीज को, है ना। तो ये डी एम इक्वल टू हमारा क्या होगा, ये डी मतलब डी आउटर वाला डी, डी प्लस डी सी, डी प्लस डी सी को ब्रैकेट में कर दीजिए, डी सी प्लस डी डिवाइड बाय 2। या तो हम डीएम की वैल्यू ऐसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, या फिर इसको डिफाइन करने का दूसरा तरीका ये है कि हम स्मॉल डी में से मतलब बाहर वाला डायमीटर जो है उसमें से माइनस कर दें, माइनस कर दें p/2, p/2। तो ये इसका दूसरा तरीका हो गया। तो here we are using two formulae to find out the value of mean diameter of any square thread or screw threaded correction। तो यहाँ पर हमें ये चीज फाइंड करनी है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा बेटा, है ना। The mean diameter of screw threads can be determined with the help of this formula, dm equal to d plus dc divided by 2 और equal to d minus p/2। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा है। अब बात करते हैं हम कुछ उन चीजों की जो अभी डिस्कस करेंगे इस क्लास में। मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ अभी, इसको आप चाहो लिख लीजिए, मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ बेटा, है ना। आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए इसे। सबसे पहले आप लोग ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, जो डायग्राम आपको सामने दिख रहा है। और अब देखिए, so first of all we have to discuss about the things which are related to this diagram. So number one is pitch. What do you mean by pitch? So pitch is a axial distance, okay, or we can say the distance measured parallel to the axis, कि एक्सिस के पैरेलल मेजर की हुई वो डिस्टेंस जो कि किसी एक थ्रेड के किसी पॉइंट से दूसरे उसके नजदीकी थ्रेड के उसी पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। सो इसको इंग्लिश में डिफाइन करना है तो वी कैन इजीली डिफाइन द पिच इज एज द पैरेलल एक्सिस डिस्टेंस, या वी कैन से द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ स्क्रू फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द थ्रेड
to the corresponding point, similarly वही point on the adjacent thread, मतलब उससे अगले वाले thread के. It is noted by small p, no doubt. It can be noted by small p. ठीक है. Next, lead. What do you mean by lead? I have already discussed about it. मैं आपको जब स्टार्टिंग में बताया था उसके बारे में बता चुका हूं, मगर थोड़ा दोबारा सुन लीजिए. लीड का मतलब है कि जब हम किसी स्क्रू को एक रिवॉल्यूशन देते हैं तो एक रिवॉल्यूशन में उसके द्वारा जो एक्सियल डिस्टेंस कवर की जाएगी, दैट एक्सियल डिस्टेंस विल बी नोन एज लीड. अब ये जरूरी नहीं है कि एक्सियल डिस्टेंस हमेशा आपका इक्वल रहेगी पिच के. इट मे बी डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ थ्रेड, विच टाइप ऑफ थ्रेड वी हैव डन, कि हमें सिंगल थ्रेडेड स्क्रू यूज किया हुआ है या डबल थ्रेडेड स्क्रू यूज किया हुआ है. इसका मतलब ये है कि हमने जो सिंगल स्टार्ट थ्रेड यूज किया है या डबल स्टार्ट. अब इसका हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, जब हम किसी स्क्रू को एक चक्कर घुमाएं और एक चक्कर घुमाने में वो सिर्फ एक ही थ्रेड आगे चलता है, तो इसका मतलब है कि वो सिंगल स्टार्ट थ्रेड स्क्रू है. और यदि हमने उसे एक चक्कर घुमाया और वो दो थ्रेड से अंदर चला गया, इसका मतलब वो कैसा है? वो डबल स्टार्ट थ्रेडेड स्क्रू है. अच्छा, इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग देखे होंगे, जो शायद आप लोगों ने यूज किया है नहीं है, पता नहीं मेरे को, मगर आजकल जो कुछ दवाइयों के पैकेट आ रहे हैं, पाउच आ रहे हैं, ये सिंपली कॉस्मेटिक आइटम्स के पैकेट जो आते हैं, जैसे कि फेयर लवली का पाउच हुआ मान लीजिए, तो उस पे भी एक थ्रेड कटी होती है ना. तो वो थ्रेड आप देखोगे क्या होगा, उसमें आप हाफ चक्कर रिवॉल्व करते हो और उसकी पूरी जो थ्रेड होती है, चाहे उसमें एक थ्रेड हो या दो थ्रेड हो, वो कंप्लीटली उसमें लग जाती है. तो क्या इसका मतलब क्या है कि वो उसमें आपका एक रिवॉल्यूशन में मोर देन वन थ्रेड वो कवर कर रहा है. तो उसकी लीड आपका जो होगी वो पॉसिबल है कि एक पिच से ज्यादा होगी. तो जब किसी थ्रेड की लीड एक पिच से ज्यादा होती है तो वो आपका मल्टी थ्रेडेड स्क्रू कहलाता है. अब ये सिंगल थ्रेडेड स्क्रू यदि होगा तो इसका मतलब वो एक चक्कर में एक ही पिच के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, या मतलब एक ही चूड़ी वो आगे पीछे कवर करेगा. ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसे सिंगल थ्रेडेड या डबल थ्रेडेड या ट्रिपल थ्रेडेड स्क्रू हमसे कह सकते हैं. इट्स डिपेंड ऑन रिवॉल्यूशन और द डिस्टेंस कवर्ड विद इन अ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी थ्रेड. ओके. Number third, the nominal diameter. Again, I have discussed about it. The nominal diameter means the major diameter of any thread. It is also known as major diameter of any thread. The larger diameter of the thread is known as nominal diameter. और nominal diameter को हम यहाँ पर small d से indicate किए हुए हैं. ठीक है. अब indicate करने के लिए कहीं कहीं इसको d outer से भी indicate हुआ होगा. नहीं है क्या small d से indicate कर रहा है, कहीं कहीं इसको डी आउटर से इंडिकेट किया होता है. तो डिपेंड करता है हम इंडिकेट क्या कर रहे हैं, मगर हमें मालूम चाहिए मेजर डायमीटर या लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द थ्रेड विल बी नोन एज नॉमिनल डायमीटर. ओके. नंबर फोर्थ इज कोर डाया. कोर डाया मींस द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ एनी थ्रेड. ये कह सकते हो द कोर डायमीटर ऑफ एनी थ्रेड. कोर मतलब रूट डायमीटर, एक रूट से दूसरे रूट के बीच का जो डायमीटर होगा, दैट डायमीटर is known as core diameter. Okay, it is denoted by DC in this diagram. इसको डिनोट किया हुआ है DC से इस डायग्राम में. देखिए, उसके बाद आता है हेलिक्स एंगल. हेलिक्स एंगल मतलब ये जो थ्रेड आपने बनाई है, ये थ्रेड सीधे सीधे नहीं होती है, ऑर्थोगोनल नहीं होती है. इट हैज सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर चेंज. तो अब ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर कह सकते हो एक एंगुलर पोजीशन होता है, दैट एंगुलर पोजीशन डिफाइन द हेलिक्स एंगल, है ना, कि वो हमने कितने एंगल पर थ्रेड को बनाया हुआ है, दैट एंगल इज नोन एज हेलिक्स एंगल. तो अब इस हेलिक्स एंगल को यदि डिफाइन किया जाए तो देखिए, मैं एक इसका कंप्लीट रिवॉल्यूशन डायग्राम बना लेता हूं, उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन यदि करता हूं. तो यदि हम इस थ्रेड की बात करें और इस थ्रेड को हम एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन घुमाएं तो आपको कुछ इस तरीके का बनेगा. देखो, यदि मैं इसे कंप्लीट रिवॉल्यूशन देता हूं ये वाला ऐसे करके, तो मुझे ये डिस्टेंस मिलेगी. तो क्या मिलेगी? इस कंप्लीटली इस तरीके से डिस्टेंस मेरे को मिल जाएगा, है ना. और यही डिस्टेंस मुझे इसका
हेलिक्स एंगल क्रिएट करके देगा। तो हेलिक्स एंगल क्या होगा, सरकमफ्रेंस, और एक सरकमफ्रेंस घूमने पर आपका जो थ्रेड है वो एक लीड चला या लीड चला। हमसे लीड का मतलब यहाँ पर पिच से नहीं रखेंगे, लीड का मतलब होता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ स्क्रू इन वन रिवॉल्यूशन। एक चक्कर में चली गई स्क्रू के द्वारा जो दूरी होगी, जो एक्सियल डिस्टेंस होगा, दैट एक्सियल डिस्टेंस इज नोन एज lead. Okay, so here and easily define out the helix angle. So it will be tan alpha equal to L upon pi dm. tan alpha equal to L upon pi dm. tan alpha मतलब लंब बट्टे आधार। लंब क्या है मेरा, वर्टिकल डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस, और एक्सियल डिस्टेंस कितना होगा, लीड के इक्वल होगा। तो L मैंने बोल दिया लीड हो गया, वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, और उसको कवर किसने किया, कंप्लीट रिवॉल्यूशन ने, मतलब उसके सरकमफ्रेंस ने। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, पाई डीएम होगा। ओके, so here we can easily define out the value of helix angle. So it will be tan alpha equal to L upon pi dm. So now I am discussing about the torque requirement for lifting a load. कि एक लोड को लिफ्ट करने के लिए, एक लोड को उठाने के लिए हमें टॉर्क की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, हमें टॉर्क की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। देखिए मैं लास्ट डायग्राम में लेता हूं दोबारा से, देखिए नहीं इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं, थोड़ा सा आपको ड्रॉ करूंगा तो थोड़ा सा समझ आ जाएगा। एनोटेट, देखिए जैसे कि मेरे पास ये स्क्रू है, ये स्क्रू जैक है, मान लीजिए ये मेरे पास एक स्क्रू जैक है, ये मेरे पास एक स्क्रू जैक है, मैं थोड़ा सिंपली ड्राइव बना दे रहा हूँ, है ना, ऐसे मतलब ये समझिए सर क्या बना दिया आपने। ये मान लीजिए स्क्रू जैक है आपका, है ये वो कॉर्नर हो गया स्क्रू जैक का, जहाँ हमें लोड रखना होता है। ये एक सिंपल स्क्रू जैक आप लोगों ने देखा होगा किसी गाड़ी वाले वगैरह पे, यहाँ पे ये इसमें हैंडल लगा हुआ है मान लीजिए, ठीक है, और ये वो स्क्रू है जिसमें थ्रेड हो रही है, स्क्वायर थ्रेड हो रही है ना, वो स्क्रू ये वाला। अब देखिए, अब आप जो लोड रखोगे कहाँ रखोगे, इस पे रखोगे, यहाँ आप लोड अप्लाई करोगे W, है ना, यहाँ आप क्या करोगे, लोड अप्लाई करोगे W इधर, है, और ये लोड डायरेक्टली कहाँ होगा, ये लोड डायरेक्टली काम करेगा कहीं ना कहीं आपके इस स्क्रू के थ्रेड्स पे, है ना। और दूसरा, आप जब इसको स्क्रू को रिवॉल्यूशन दोगे, या इसे ऊपर लेके आओगे या फिर नीचे लेके आओगे, तो इन दोनों के इसमें क्या करोगे, आप इस हैंडल पे एफर्ट लगाओगे P, आप इस हैंडल पे एफर्ट P लगाओगे। तो ये आपका जो P का वैल्यू है, ये जो एफर्ट का वैल्यू है, वो हमेशा आपकी जो ये थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड्स मान लीजिए हैं, तो इन थ्रेड क्या होगा, इस तरीके से होगा, है ना, इस तरीके से होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी थ्रेड का एक डायग्राम उठाया, ये वाला जो हम अभी देख रहे थे, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि जो आपका P का वैल्यू होगा वो यहाँ होगा, और W का वैल्यू कहाँ होगा, बिल्कुल ऐसे वर्टिकली नीचे डाउनवर्ड होगा। अब तो यहाँ का जो एंगल होता है थ्रेड का, वो क्या होता है, अल्फा होता है, अल्फा होता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अल्फा होता है, अभी डिफाइन किया है ना। तो अब इस अल्फा एंगल के हिसाब से इस पर क्या क्या लोड या क्या क्या फोर्स काम करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला फोर्स क्या होगा, जो आपका एफर्ट हुआ। दूसरा क्या होगा कि आपने डब्ल्यू लोड लगा रखा है, उस पर डब्ल्यू लोड नीचे काम करेगा। तीसरा क्या होगा कि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो इसका मतलब ये थ्रेड ऊपर जाएंगी, तो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन क्या होता है कि हम यदि उसे ऊपर ले जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके अपोजिट काम करेगा। यदि हम इसे ऊपर ले जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये म्यू एन आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा, और ये आपका क्या होगा, मोशन की डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ। इधर आपका मोशन हो रहा है, बॉडी आपकी ऊपर की तरफ मोशन कर रही है, मतलब आपका लोड उठाया जा रहा है, ठीक है, आपका लोड उठाया जा रहा है।
तो अब एक और फोर्स होगा जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर काम करेगा, जैसे हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। तो या तो आप समझ लीजिए कि आपका जो म्यू एन होगा वो आपका एन के हिसाब से निकल के आएगा, है ना। तो एन की वैल्यू क्या होगी ये हम निकालेंगे अभी, और यहाँ म्यू एन क्या होगा आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो ये चार तरीके के फोर्स काम करते हैं, दोबारा सुन लीजिए। पहला एक लोड काम करता है W, दूसरा एफर्ट P काम करता है, तीसरा आपका मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, और चौथा आपका एक रिएक्शन फोर्स काम करता है। तो ये चार फोर्स आपके काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने चार फोर्स दिखाए हुए हैं, एक P दिखाया हुआ है, एक W दिखाया हुआ है आपको, एक N दिखाया हुआ कैपिटल, और एक आपको म्यू एन दिखाया हुआ। So these are the four forces will act on a square thread or on a thread during the lifting of load। कि जब हम लोड को लिफ्ट करेंगे तो उसमें ये चार फोर्स काम करेंगे। तो अब इन चार फोर्स के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं इसका डेरिवेशन क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रू थ्रेड को कंसीडर करेंगे, क्या होगा डायग्राम के अकॉर्डिंग, या स्क्रू थ्रेड के डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हम डायग्राम यूज किए हुए उसके अकॉर्डिंग देखें, तो उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्लाइंड प्लेन जो बना हुआ है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे चार फोर्स काम कर रहे हैं, और वो चार फोर्स क्या है, W है, वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन जो कि हमेशा परपेंडिकुलर होगा आपका इस प्लेन के, इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर, तीसरा आपका फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, चौथा आपका एफर्ट P, वो हमेशा उस डायरेक्शन में होगा जिससे हम उसे उठाना चाह रहे हैं। जब उसे उठाना चाह रहे हैं रोड को तो ये इस डायरेक्शन में है, और जिससे नीचे ले जाना होता है हमारा P किधर होता है, इधर होता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ होती है। चलिए तो अब बात करें इनको रिजोल्व करने की, तो देखिए ये जो P और W आप देख रहे हो, इसी के डायरेक्शन में हम सारे फोर्सेस को रिजोल्व करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं हमारा जो N और म्यू एन है, ये आपके इन दोनों के कह सकते हैं अपोजिट नहीं है, किसी एक एंगुलर पोजीशन पे है। तो हमें इनके एंगुलर पोजीशन के हिसाब से इनको रिजॉल्व करना होगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में। तो यदि मैं इसे रिजॉल्व करूंगा तो देखिए एक बार समझ लीजिए दोबारा से, तो यदि एंगल अल्फा है तो आपका जो n यहाँ पर है ये आपका म्यू एन है, तो उस n के साथ इस वर्टिकल एक्सिस का एंगल भी अल्फा ही होगा, इसका एंगल भी क्या होगा अल्फा ही होगा, ये भी आपका अल्फा होगा, और वैसे ही आपका एंगल ये वाला भी अल्फा ही होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका अल्फा होगा। तो अब ये अल्फा और ये अल्फा दोनों ही एंगल अल्फा हैं। तो देखिए आप जानते हो कि जब हम किसी एक फोर्स को, यदि मेरा मान लीजिए कि ये P फोर्स है, ये मान लीजिए P फोर्स है जो कि एक एक्सिस से एंगल लिए हुए है थीटा, तो यदि मैं आपसे कहूं कि भाई इस वाले एक्सिस पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जिधर से वो एंगल लिए हुए है उधर उसकी वैल्यू होगी P cos थीटा, P cos थीटा, ठीक है। और जो उसके पर मतलब जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां से एंगल नहीं लिया हुआ वो आपका क्या होगा P sin थीटा, P sin थीटा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कैपिटल N को और म्यू एन को डिवाइड करूंगा या रिजोल्व करूंगा दो पार्ट में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। कैसे करूंगा देख लीजिए एक बार दोबारा से। तो ये N वाला जो पार्ट है, ये वाला N फोर्स जो है आपका एंगल लिए हुए है अल्फा इस एक्सिस से, तो इसका मतलब यदि मुझे इस एक्सिस के अलोंग इसे रिजोल्व करना हो तो क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी N cos अल्फा, ओके। और यदि मुझे इसे रिजोल्व करना हो यहां पर तो क्या हो जाएगा ये N sin अल्फा, N sin अल्फा। सिमिलरली वी कैन रिजॉल्व द म्यू एन, म्यू एन यदि करता हूं मैं इस वाले एक्सिस के तो इसका एंगल अल्फा इसी एक्सिस से बन रहा है, तो ये आपका हो जाएगा म्यू एन cos अल्फा cos
अल्फा, और यदि मैं इसे दूसरे वाले एक्सिस पे लेके आऊं, मतलब इस वाले एक्सिस पे लेके आऊं, क्या हो जाएगा ये आपका म्यू एन साइन अल्फा, साइन अल्फा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं दिखा देता हूँ आपको एक तरीके से। ये आपका n cos अल्फा और n sin अल्फा हो गया, n को रिजल्व किया तो, और वैसे म्यू n किया तो क्या होगा, म्यू n cos अल्फा और म्यू n sin। इन फोर्स के अकॉर्डिंग इनको कंसीडर करेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यदि मैं कंसीडर करता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स के लिए, तो हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे तो P के अपोजिट में दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक म्यू n cos अल्फा और एक n sin अल्फा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो P विल बी इक्वल टू म्यू n cos अल्फा प्लस n sin अल्फा। ठीक है, इक्वेशन ए हो गया। सिमिलरली वी कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल देखोगे तो क्या होगा, ये n cos अल्फा है, ये w है, और ये म्यू n sin अल्फा है। तो मैं w के इक्वल रखना चाहता हूं तो क्या होगा, n cos अल्फा तो प्लस रहेगा, और म्यू n cos sin अल्फा जो होगा वो माइनस हो जाएगा। तो इट विल बी n cos अल्फा माइनस म्यू n sin अल्फा। ये इक्विलिब्रियम किया है मैंने। ठीक है, अब करने के बाद क्या हुआ, मैं मुझे यदि एक रेशियो फाइंड करना है लोड और एफर्ट का, या एफर्ट और लोड का, तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं। तो आफ्टर डिवाइडिंग द एक्सप्रेशन फर्स्ट और ए एंड बी, तो इट विल बी P इक्वल टू W म्यू cos अल्फा प्लस sin अल्फा अपॉन cos अल्फा माइनस म्यू sin अल्फा। अब यहाँ सब में से n कहाँ गया, कि n मेरा ऊपर वाले पोर्शन से भी कॉमन बन रहा है, नीचे वाले पोर्शन से भी कॉमन बन रहा है, तो n को मैंने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया या कट कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, एक सेकंड बेटा, यार फोन किसी का है, बंद कर दो। क्लास ले लेना, 10 मिनट बाद बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं डिवाइडिंग द, जो आपको इक्वेशन निकल के आया है, इस इक्वेशन में आप पूरे इक्वेशन में ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आप cos अल्फा से यदि डिवाइड कर दिए जाए तो क्या होगा, cos अल्फा से cos अल्फा तो हट जाएगा, मगर एक cos अल्फा और sin अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा बन जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन बनेगी इस तरीके से, इट विल बी P इक्वल टू W म्यू tan अल्फा अपॉन 1 माइनस म्यू tan अल्फा। तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स में हम लोगों ने पढ़ा था tan phi इक्वल टू म्यू। म्यू क्या है मेरा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तो है ही, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, tan phi के इक्वल होती है। वी नो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज एक्सप्रेस्ड एज म्यू इक्वल टू tan phi। So here the value of mu in the equation of C, हम इस equation C में यदि mu tan phi की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो it will be like this, P equal to W tan phi plus tan alpha upon 1 minus tan phi tan alpha। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गई, कौन सी वाली, tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B, है ना। इक्वेशन थी किसकी, tan A plus B की। यदि tan A plus B का फॉर्मूला देखोगे तो वो आपका किसके इक्वल होता है, वो आपका इक्वल होता है tan A plus tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B के। तो सिमिलरली यहाँ पर फाई और अल्फा क्या हो गए, आपके एंगल हो गए। तो ये हो जाएगी आपकी W tan phi प्लस अल्फा। ओके, तो ये आपका हो गया एफर्ट की वैल्यू। अब जो एफर्ट आपने लगाया है वो लगाया कहाँ पर है, वो लगाया हुआ है स्क्रू के थ्रेड पर। मतलब अब हम जो स्क्रू थ्रेड यूज करेंगे उसका हमें रेडियस चाहिए, और रेडियस क्या होगा भैया, रेडियस क्या होगा, मतलब वो डिस्टेंस क्या होगी जो हमने कवर की है। ठीक है, तो टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टॉर्क निकालने के लिए हमें चाहिए होता है एक तरीके से कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा, हम जानते हैं कि हम यहाँ पर नॉमिनल डायमीटर की यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर जो मिडिल डायमीटर का यूज करेंगे। तो टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड इज गिवन बाय mt इक्वल टू pdm by 2। pdm dm मतलब dm by 2 मतलब कि जो हम रेडियस है वो यूज करेंगे। pdm आपका ये आपका एक इक्वेशन हो गया pdm by 2। तो p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू आपने निकाली है अभी w tan अल्फा प्लस फाई है। तो यहाँ पर उस p की जगह पर हमने
W 10 अल्फा प्लस 5 रख दिया और आपका वैल्यू हो गई है MT इक्वल टू W DM डिवाइड बाई 2 10 5 प्लस अल्फा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस टॉर्क रिक्वायरमेंट फॉर लिफ्टिंग द लोड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सिमिलरली यदि मुझे करना हो कि टॉर्क रिक्वायरमेंट फॉर लोअरिंग द लोड, यदि मुझे लोड को नीचे लेके आना उसके लिए कितना टॉर्क का रिक्वायरमेंट होगा, तो दैट कैन बी इजीली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ डेरिवेशन लाइक दिस। क्या हम इसे देख लेते हैं इस तरीके से होगा, कैसे होगा देख लीजिए एक बार। अगेन ये आपका डायग्राम हो गया। इस डायग्राम में मैंने पहले पी को इधर लिया हुआ था, पी को मैं इधर ले लिया क्योंकि मैं इसे लोअरिंग कर रहा हूँ, और डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका नीचे की ओर हो गया, तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इसके अपोजिट मतलब ऊपर की ओर हो जाएगा। ये कर दिया है मैंने। नॉर्मल आपका जो एक रिएक्शन है वो वर्टिकल होता है, प्लेन के वो वर्टिकल ही रहेगा। डाउनवर्ड में आपका लोड रहता है डाउनवर्ड ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम यहाँ पर भी 4 ही फोर्स काम कर रहे हैं, लोड, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स और इफर्ट। अब वही चीज दोबारा से आ गई कि भाई म्यू एन और कैपिटल एन, ये रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों को मुझे क्या करना होगा, मुझे दोबारा से रिजॉल्व ही करना पड़ेगा। और इनको रिजॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले से मालूम है हमें कि यहाँ पर इसका एंगल अल्फा है, पहले ही पढ़े थे हम लोग इसका एंगल अल्फा है, ठीक है। और इसका एंगल क्या है, ये भी एंगल अल्फा है, ये भी एंगल आपका अल्फा है, ठीक है, ये एंगल भी आपका अल्फा है। तो यहाँ पर ये जो एन आपका है कैपिटल एन, इट कैन बी रिजॉल्व इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ ये इसका वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, एन कॉस अल्फा हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा इसका एन साइन अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली म्यू एन का वैल्यू होगा तो क्या होगा, ये यहाँ रिजॉल्व होगा और यहाँ रिजॉल्व होगा। तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू होगा वो क्या होगा, म्यू एन कॉस अल्फा, क्योंकि इसका एंगल इस वाले एक्सिस से बना हुआ है, और यहाँ क्या होगा म्यू एन साइन अल्फा। तो उसे देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए इस तरीके से मैंने इसको रिजॉल्व करके सारी वैल्यू को रख दिया यहाँ पर जो आपको रखना था। अब मैं वही कंडीशन यूज करूंगा, मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस की एनालिसिस करने के बाद देखूंगा तो मुझे W के इक्वल और P के इक्वल क्या मिल रहा है। तो P के इक्वल क्या मिलेगा, n cos अल्फा माइनस हो जाएगा n sin अल्फा, ठीक है। और W के इक्वल क्या होगा, ये दोनों इस ऊपर ही डायरेक्शन में है तो दोनों ही जुड़ जाएंगे, तो n cos अल्फा प्लस n sin अल्फा हो जाएगा। ये कर लिया मैंने। अब अगेन मैं क्या करूंगा, P और W का डिवाइड करूंगा, मतलब इक्वेशन A को इक्वेशन B से डिवाइड करूंगा इस तरीके से, और मुझे दोबारा से जो आपका n था वो कैंसिल आउट होकर इक्वेशन आपकी इस तरीके से मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन में मैं सेम चीज करूंगा फॉलो, कि मैं इसमें cos अल्फा से ही डिवाइड करने वाला हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोर्शन है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो cos अल्फा है वो हट जाएगा, नीचे वाला cos अल्फा हट जाएगा, sin अल्फा की जगह क्या हो जाएगा tan अल्फा, और नीचे भी sin अल्फा की जगह क्या हो जाएगा tan अल्फा। तो लाइक दिस ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगेन म्यू की वैल्यू को हम जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है, tan फाई होता है, पुट कर देंगे तो ये आपका आएगा इस तरीके से, ठीक है। अब tan फाई माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan फाई माइनस tan फाई tan अल्फा, ये दोबारा से आपका tan a माइनस b वाला इक्वेशन हो गया। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा p इक्वल टू w tan फाई माइनस अल्फा। अगेन जब टॉर्क रिक्वायरमेंट आपको निकालना हो तो टॉर्क रिक्वायरमेंट के लिए आपको इसमें रेडियस का मल्टीप्लाई करना होगा, और रेडियस क्या होती है, रेडियस आपकी होती है dm/2, है ना, मीन डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो अब क्या हो जाएगा, mt विल बी इक्वल टू w dm/2 into tan phi minus alpha. So here we can easily define or easily find out the value of torque requirement for raising the load and for lowering the load in both case, ठीक है। तो हम यहाँ पर आराम से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये शायद आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके लिए कुछ और डिटेल चाहिए आपको तो वो मैंने आपको वीडियो डाल रखा है यूट्यूब वाला, आप उसकी लिंक फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन। अभी किसी का कोई